11 मई 1998 राजस्थान का पोखरण। दोपहर 3:45। अचानक जमीन के नीचे कुछ ऐसा होता है जिसकी आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। कुछ ही पलों में सैटेलाइट्स एक्टिव हो जाते हैं, अमेरिका अलर्ट हो जाता है और दुनिया समझ जाती है कि इंडिया ने कुछ बड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक टेस्ट था या एक साइलेंट मैसेज, और अगर मैसेज था तो किसके लिए? लेकिन इस पल तक पहुंचने की कहानी काफी लंबी, रहस्यमयी और तनाव से भरी हुई है। और इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर पावर की असली ताकत देखी। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंत पर था और तभी अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। लाखों लोगों की जान चली गई, शहर मिट गए और इंसानियत ने पहली बार अपनी ही ताकत से डरना सीखा। जापान ने तुरंत अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और यहीं से शुरू हुई न्यूक्लियर रेस, एक ऐसी दौड़ जिसमें पीछे रहना मतलब खतरे में रहना। अमेरिका के बाद रूस ने 1949 में टेस्ट किया, यूके 1952, फ्रांस 1960 और चाइना 1964। दुनिया के बड़े देश न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो चुके थे और इसी बीच भारत एक नया देश अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत के पास ना एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना रिसोर्सेज और ना ही वो ताकत जो इस रेस में उतरने के लिए चाहिए थी। लेकिन भारत के पास विजन था और उस विजन को आगे बढ़ा रहे थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो लगातार सरकार को समझा रहे थे कि फ्यूचर उन्हीं का होगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर होगी। जवाहरलाल नेहरू ने इस आइडिया को सपोर्ट किया, लेकिन इसे पीसफुल यूज तक सीमित रखा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल रही थी। फिर 1962 आया और चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत को करारी हार मिली, अक्साई चिन्ह हाथ से चला गया, हजारों जवान शहीद हुए और देश को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ शांति की बातों से काम नहीं चलेगा, ताकत भी चाहिए। और इससे पहले कि भारत संभल पाता, 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अब भारत के सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, बल्कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड दुश्मन था। और यहीं से भारत के अंदर एक नई सोच जन्म लेने लगी। क्या अब भी हम इंतजार करें या खुद को मजबूत बनाएं? 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए और 1971 में हालात इतने गंभीर हो गए कि यूएस और यूके की नेवल फोर्सेस भारत को घेरने की तैयारी में थीं। पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था, हर फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसी समय यूएसएसआर भारत के साथ खड़ा हुआ और इस घटना ने भारत को साफ संकेत दे दिया कि दुनिया में वही टिकेगा जिसके पास अपनी ताकत होगी। और यहीं से भारत ने क्वाइटली अपना न्यूक्लियर मिशन शुरू किया, बिना किसी शोर के, बिना किसी को बताए, पूरी सीक्रेसी के साथ। हर कदम पर सावधानी, हर फैसले में रिस्क। लेकिन 1966 में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस मिशन को अंदर से हिला दिया। डॉक्टर होमी भाभा की प्लेन क्रैश में मौत और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत। एक ही समय पर 2 बड़े दिमाग और 2 बड़े फैसले लेने वाले नेता देश से चले गए। आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये सिर्फ हादसे थे या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। लेकिन इसके बाद भी भारत नहीं रुका। साइंटिस्ट्स ने काम जारी रखा, कम रिसोर्सेज, इंटरनेशनल प्रेशर और सीमित सपोर्ट के बावजूद। और आखिरकार 18 मई 1974 पोखरण में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा। जमीन के नीचे हुआ वो धमाका सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक घोषणा थी कि इंडिया अब पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही भारत पर सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस भी शुरू हो गए। कई देशों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, फ्यूल और इक्विपमेंट की सप्लाई रोक दी गई, भारत को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, उसने इंतजार किया, सीखा, खुद को और मजबूत बनाया। फिर 1995 में भारत फिर से टेस्ट के करीब था, पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इस बार एक छोटी सी चूक भारी पड़ गई। अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट ने एक्टिविटी पकड़ ली और अमेरिका ने तुरंत प्रेशर डालकर टेस्ट रुकवा दिया। एक बार फिर सपना अधूरा रह गया। लेकिन इस बार भारत ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब गेम पहले से ज़्यादा सीक्रेट और कैलकुलेटेड होने वाला था। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस बार सबसे बड़ी चुनौती थी सीक्रेसी, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की नज़र भारत पर थी। इंडियन आर्मी की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को जिम्मेदारी दी गई,
साइंटिस्ट्स को कोड नेम्स दिए गए। एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज कहा जाता था। आर चिदंबरम को अलग कोड नेम दिया गया। टेस्ट साइट पर काम ज्यादातर रात में होता था। इक्विपमेंट को सैंड ड्यून्स के नीचे छुपाया जाता था। ट्रैक्स मिटा दिए जाते थे। यहां तक कि केबल्स को भी इस तरह छुपाया गया कि सैटेलाइट कुछ पकड़ न पाए। हर मूवमेंट को कैलकुलेट किया गया। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। ये सिर्फ साइंस नहीं था, ये स्ट्रैटेजी, पेशेंस और रिस्क का खेल था। हर पल डर था कि कहीं मिशन एक्सपोज ना हो जाए, लेकिन मिशन जारी रहा। और फिर 11 मई 1998 दोपहर 3:45, वही पोखरण, वही जमीन, लेकिन इस बार इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। काउंटडाउन शुरू हुआ। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद एक के बाद एक 3 न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुए। जमीन कांप उठी, इंस्ट्रूमेंट्स हिल गए, और उसी पल इंडिया ने दुनिया को बता दिया कि वो अब न्यूक्लियर पावर है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। 13 मई को 2 और टेस्ट्स किए गए और ऑपरेशन शक्ति पूरा हुआ। दुनिया स्टन थी। अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज नाराज हो गए। सैंक्शंस लगाए गए, इकोनॉमिक प्रेशर बनाया गया। लेकिन इस बार भारत झुका नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा कि ये वेपन्स अटैक के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के लिए हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा। ये सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट की कहानी नहीं है, ये उस डिटर्मिनेशन की कहानी है जिसमें साइंटिस्ट्स, लीडर्स और आर्मी ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया, हर प्रेशर को झेला और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी। और यही वजह है कि आज जब दुनिया इंडिया को न्यूक्लियर पावर के रूप में देखती है, तो उसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और साइलेंट स्ट्रैटेजी छुपी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।